नेपाल में तख्ता पलट हो गया, फ्रांस में तख्ता पलट हो गया, रिसेंटली बांग्लादेश में भी सेम ही चीज हुई और भूटान के हाल तो आप लोग जानते ही हो। यहीं पे जो हमारा देश भारत है वो लगातार ग्रो करता जा रहा है और अब लोगों की नजर हमारे देश के ऊपर है। काफी सारी चर्चा होनी शुरू हो चुकी है कि जो इंडिया है इसके अंदर भी सेम चीज करने की कोशिश की जा सकती है और जो थ्योरी निकल के आ रही है कि इन सब के पीछे है अमेरिका का हाथ। और ये सारी चीजें बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन इससे पहले बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट की कि वो लगातार क्यों बढ़ रहा है और कौन सी अच्छी न्यूज आ रही है इंडिया को लेकर के जिस वजह से अमेरिका इंडिया से गुस्सा है और ये सिचुएशन खराब और खराब हो सकती है डे बाय डे। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आपको लॉजिकल प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, प्लीज इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना अगर आप पुराने हो तो। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिया की डील से। अगर आप देखोगे रिसेंटली एक न्यूज वायरल हो रही है कि इंडिया और मॉरिशस की जो डील है वो लोकल करेंसी के अंदर होने वाली है। लोकल करेंसी का मतलब क्या है कि मॉरिशस की जो ओन करेंसी है उनकी लोकल करेंसी और हमारी जो लोकल करेंसी है जिसको हम आईएनआर कहते हैं, इसके अंदर डील होगी। अभी तक ग्लोबल लेवल पे क्या होता था कि जो सारी डील्स होती थी वो यूएस डॉलर में होती थी, इसी वजह से जो डॉलर है वो काफी ज्यादा डोमिनेट करता था, यूएस सुपर पावर था। लेकिन धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन की साइड हम जा रहे हैं। अब देखोगे काफी ज्यादा ट्रेड इंडिया और यूएस के बीच में भी आईएनआर और उनके रूबल के बीच में होने लगा है। कुछ बात चाइना के साथ भी चल रही है, काफी सारे देश जैसे कंबोडिया इसके साथ भी चल रही है, मॉरिशस के साथ ऑलरेडी डील साइन हो चुकी है। इससे जो यूएस है उसकी नजरें इंडिया के ऊपर है क्योंकि हमारे ऊपर जो टैरिफ है वो अभी भी लगे हुए हैं। डेफिनेटली जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका रवैया रिसेंटली इंडिया को लेकर के बदला है कि हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये ओवरऑल पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होते, सिंपली शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट होते हैं। अगर हम बात करें कि इन सारी चीजों का हमारे स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है, और एक थ्योरी जो बाजार के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है जिसका इंडिया पे भी असर हो सकता है, वो क्या है। सबसे पहली चीज, अगर हमारा ट्रेड इस तरीके से बढ़ता रहता है मॉरिशस के साथ, चाइना के साथ भी अगर आईएनआर में हो जाए, रशिया के साथ भी हो जाए, तो हमारी करेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। अभी जो हमारी करेंसी है वो वीक हो रही है जिस वजह से हमारे जो इंपोर्ट हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं। मतलब जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो हमें काफी सारा डॉलर खर्च करना पड़ता है। तो ये एक मेजर इशू है जो कि इंडिया के साथ हमेशा रहता है कि डॉलर ऊपर गया मतलब हमारा जो बजट है वो पूरा हिल जाता है। लेकिन अगर हमारी जो ट्रेड है वो आईएनआर में होने लगता है तो इससे हमारा जो आईएनआर है वो काफी ज्यादा स्टेबल होगा और हम डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे करके कम कर सकते हैं। इसको डी डॉलराइजेशन कहते हैं। मतलब ज्यादातर कंट्रीज डॉलर्स को छोड़ करके या तो अपनी खुद की करेंसी बनाने की कोशिश करेंगी या कोई दूसरी ग्लोबल करेंसी बनाने की कोशिश करेंगी। जब भी हम ग्लोबल करेंसी बनाने की कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं डॉलर को छोड़ दे तो क्या अदर ऑप्शन बन सकता है। चाइना क्या एक ग्लोबल करेंसी बन सकती है? नहीं, किसी को भी चाइना के ऊपर भरोसा नहीं है, तो हम अमेरिका को चाइना से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो रिसेंटली एक और चीज होते हुए दिख रही है कि हर एक कंट्री गोल्ड को खरीद रही है। हम काफी पीछे रह चुके हैं, इसी वजह से आज की डेट के अंदर अगर आप देखोगे हम लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। हमारी जो रिजर्व करेंसी है उसको हम डॉलर से धीरे धीरे करके शिफ्ट कर रहे हैं और गोल्ड की साइड मूव कर रहे हैं। और ये भी एक मेन रीजन है जो डॉलर है वो वीक हो रहा है। अगर आपको पता होगा जो डॉलर है वो हमेशा स्ट्रांग सिर्फ इस वजह से रहता था क्योंकि जो भी ग्लोबल ऑयल ट्रेड होगा वो डॉलर में हो सकता है। ये ट्रीटी साइन की गई थी जितनी भी ऑयल बेचने वाली कंट्रीज थी, ओपेक कंट्रीज थी, उनके साथ। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे कतर के ऊपर बॉम्बिंग हुई जिसकी जिम्मेदारी हमेशा होल्ड करता है अमेरिका कि हम आपको बचाएंगे, लेकिन अभी क्या हुआ, ये चीज पूरी तरीके से खराब हुई। तो ट्रीटी कब तक वैलिड है, नो वन नोज। कब तक ये चीजें चल पाएंगी, नो वन नोज। इसी वजह से जो यूएस के पास हमेशा एक एज रहता था कि डॉलर स्ट्रांग है, वो चीज खत्म हो रही है। इसी के साथ साथ एक और एज रहता था जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता कि यूएस के जो बॉन्ड होते हैं ना वो हर इंसान खरीदता था। कैसे? रिजर्व करेंसी है तो बॉन्ड यूएस बेचता था, हम खरीदते थे। इससे क्या होता था, हमारा बहुत सारा पैसा बिना किसी भी काम किए यूएस में पड़ा रहता था और यूएस की जो करेंसी है वो हमेशा अप्रिशिएट और ग्रो होती रहती थी। लेकिन रिसेंटली जो ट्रंप के टैरिफ आए, कतर के ऊपर बॉम्बिंग हुई जहां पे यूएस ने बोला हमने आपको बताया था, लेकिन उसके बाद ये निकल के आया कि कतर को नहीं पता था कि बॉम्बिंग होने वाली है। तो ओपेक कंट्री के साथ रिलेशन जो है खराब हुए। इंडिया के साथ जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इन द वर्ल्ड
उसके साथ रिलेशन खराब हो चुके हैं यूएस के। चाइना के साथ यूएस अभी लड़ नहीं पा रहा, तो यूएस क्या करने की कोशिश कर रहा है ये समझो। और ये जो थ्योरी आई है, ये सामने आई है, आप मुझे बताना आपको कितना सही लगता है, कितना गलत लगता है। इसके पीछे कोई भी डेटा नहीं है। इसको कहते हैं डीप स्टेट। अब डीप स्टेट क्या होता है? यूएस के अंदर एक संगठन है जो क्या करता है, जो तख्ता पलट करने में हेल्प करता है दूसरी साइड वालों की। मतलब अगर आप देखोगे पुराने जमाने में भी कई बार डीप स्टेट निकल के सामने आया, जहां पे सरकार को, खड़ी सरकार को गिरा दिया गया और उसके बाद नई सरकारें बना दी गई। काफ़ी अलग अलग देशों के साथ हुआ, कंट्रीज के साथ हुआ। इवन माना जाता है कि जो भूटान में हुआ, जहां पे जो भूटान था वो चाइना की साइड काफ़ी ज़्यादा लीन डाउन कर रहा था, उसके पीछे भी यूएस का हाथ है। एक और चीज़ मानी जाती है कि जो नेपाल है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं डीप स्टेट का एक बहुत बड़ा हाथ है। अब आप पूछोगे डीप स्टेट का कैसे हाथ है? वहां पे तो सोशल मीडिया चीज़ें चल रही हैं। नहीं, आप एक चीज़ समझो, नेपाल के अंदर टिकटॉक अवेलेबल है, लेकिन सारे सोशल मीडिया बैन हो गए, जितने भी यूएस के सोशल मीडिया थे। तो जो डीप स्टेट है वो फंड करता है और ऐसे मैनिपुलेट करता है ग्रुप्स बना करके, लोकल लेवल पे फंडिंग पैदा करके, कि वो इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे आप ये समझो, एक प्रॉब्लम है नेपाल के अंदर करप्शन की। अब करप्शन की बात सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फैल रही है और जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को बंद करने के लिए सोशल मीडिया बैन करती है। यहाँ तक पूरा काम नेपाल ने करा। जो छोटे छोटे संगठन बन रहे थे उनको फंड यूएस कर सकता है, ये चीज़ ज़्यादातर लोग कह रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये चीज़ होती है कि सोशल मीडिया बैन हुआ, अब जो जेनजी हैं उसके अंदर ऑलरेडी आउटरीच होना शुरू हो चुका है और जो गवर्नमेंट है वो शूट एंड साइड का ऑर्डर देती है। यहाँ तक सारा काम करा किसने? नेपाल की गवर्नमेंट ने, क्योंकि करप्शन उनका, शूट एंड साइड का ऑर्डर उनका, जो काम प्रोटेस्ट हो रहा था उसको बर्बाद करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बाद आता है डीप स्टेट। ऑपोजिशन को काफ़ी सारा पैसा दे सकता है इन सम सिनेरियो। जितने भी कॉलेज स्टूडेंट होते हैं वहाँ पर भी नेता होते हैं यूनिवर्सिटी के लेवल पे, उनको फंड करके ये जो जेनजी का जो वॉर शुरू हुआ, जेनजी की ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुई, जो कि एंड में बहुत भयानक रूप ले गई, इसके पीछे माना जाता है कि यूएस का हाथ है। नेपाल कुछ भी बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका हाथ है उनका हाथ है। रियलिटी ये है कि करप्शन नेपाल का खुद था, तो तख्ता पलट करने में डेफिनेटली यूएस ने मदद करी। और सेम चीज़ बांग्लादेश के साथ हुई, सेम चीज़ भूटान के साथ हुई। कोई भी देश जो चाइना के करीब जाता है, डीप स्टेट जाकर के उसके अपोजिशन को सपोर्ट करता है और कुछ ऐसी जगहों पे हमला करता है जिस वजह से जो तख्ता पलट है वो हो सकता है। अब सेम चीज़ इंडिया के केस में आप देखोगे कि जो इंडिया है वो भी चाइना के थोड़ा से नज़दीक जा रहा है, यूएस से थोड़ा दूर जा रहा है। और हमारे भी इलेक्शन आ रहे हैं, बिहार इलेक्शन काफ़ी नज़दीक है हमारे, और भी अलग अलग स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ होते हुए दिख सकती है कि जो यूएस है वो अपना पैसा देते हुए दिखे, जिससे जो मोदी सरकार है वो हिलते हुए दिख सकती है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, और ये हमारे देश से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट ऐसे करवाने की कोशिश की जा रही है जो आपको पता भी नहीं चलेगा ये शुरू कहाँ से हुए। क्यों? आप कभी भी सोशल मीडिया को उठा करके देखना, जहाँ पे नेपाल के प्रोटेस्ट की बात हो रही है वहाँ पे नंबर ऑफ कमेंट्स हैं कि इंडिया के अंदर भी ऐसे प्रोटेस्ट होने चाहिए, इन लोगों को भी निकाल के ऐसे मारना चाहिए, इनके साथ भी ये चीज़ें करनी चाहिए। आपको क्या लगता है ये कौन है? अगर एक सच्चा भारतीय होगा तो क्या वो इस लेवल पे जाएगा? आप ये समझो, जब इस लेवल पे नेपाल गया तो उसके साथ क्या हुआ, इस लेवल पे जब बांग्लादेश गया तो उसके साथ क्या हुआ, भूटान गया तो इसके साथ क्या हुआ। प्रोटेस्ट से उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई और आज तक रिकवर नहीं कर पाई है। $12 बिलियन का नुकसान हुआ है नेपाल को लास्ट 2 से 3 दिन के अंदर। और ये सारा पैसा कौन देगा? ये वही आम आदमी देंगे। क्या इससे जॉब जनरेशन वापस आएगी? नहीं। क्या इससे जो गरीबी है वो हट जाएगी? नहीं। चीज़ें अभी वर्स्ट से वर्स्ट हो जाएंगी अगर जो नया पॉलिटिशियन बनता है, जो नया नेता बनता है, वो सही नहीं होता। सेम चीज़ इंडिया के अंदर हो सकती है अगर आप इस तरीके से भड़क जाओगे और लोग बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे हैं ये चीज़ करके। आपको अगर एक्चुअल में प्रोटेस्ट करना है तो गवर्नमेंट को सिखाओ कि भाई कैसे काम किया जाता है। शांति से प्रोटेस्ट करो, बैठो जाकर के, पूरा देश एकजुट होकर के जाकर के बैठो। किसी को मारने से, किसी को पीटने से कुछ नहीं बदलता। अगर आपको मोदी जी के साथ दिक्कत है तो भाई सरकार गिराओ, लेकिन अपने वजह से, अपने थॉट प्रोसेस से, किसी दूसरे की वजह से नहीं। कहीं आग लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बस को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझो ये आपका देश है और जो इस तरीके के भड़काऊ कमेंट कर रहे हैं, ये सारे भड़काऊ कमेंट आपको बर्बाद कर देंगे और आपका देश बर्बाद कर देंगे। और ये चीज़ इस समय पे
काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से निकल के आ रही है कि मोस्ट प्रोबेबली अगर इंडिया यूएस की बात नहीं मानता तो यूएस शायद इंडिया में भी सेम चीज़ करने की कोशिश करे। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये सारी चीज़ों की शुरुआत होती है ग्राउंड लेवल से। मतलब जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, अगर वो कुछ गलत ना करें, जैसे नेपाल का प्रोटेस्ट था, अगर उसको सही तरीके से मैनेज किया जाता तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो जाती जिस लेवल पे, घटिया लेवल पे वो चीज़ जाकर के ख़त्म हुई। करप्शन, चीज़ें खराब होना, ये सब जायज़ है। लेकिन एज अ पर्टिकुलर पर्सन, जो कि आप एक देश में रह रहे हो, वहाँ पे प्रोटेस्ट करना, आग लगा देना, मार देना किसी को, ये सॉल्यूशन नहीं होता किसी भी चीज़ का, क्योंकि ये चीज़ों को ख़राब और ख़राब करेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि इंडिया के अंदर ये चीज़ हो सकती है तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है इसके पीछे कितना हाथ हो सकता है डीप स्टेट का। एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ग्लोबल मार्केट के अंदर थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। हमारा देश जिस हिसाब से कोप अप कर रहा है, जितना हमें सोचा था कि झटका लगेगा, हमारे पॉलिटिशियन ने इस झटके को इतने अच्छे से मैनेज किया है, ये शायद मुझे उम्मीद भी नहीं थी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा देश इस वजह से पीछे है, उस वजह से पीछे है, हाँ 100 तकलीफ़ें हैं, हर देश में 100 तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे रोडों पे उतर जाएं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको प्रेज़ करें, अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसको दंडित करें। दंडित मतलब मारपीट नहीं, दंडित मतलब प्रोटेस्ट करो उसके हिसाब से, उसको लेकर के आओ, उसको बोलो कि भाई आप आंसर दो इस चीज़ों का, ठीक है, टैक्सेस में कट करो, 100 चीज़ें अलग कर सकते हो, लेकिन मारपीट, जला देना, ये सारी चीज़ें मत करना। और ये चीज़ कराने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका की नज़र है इंडिया के ऊपर भी, क्योंकि अब हम अमेरिका की बात नहीं सुन रहे। अब इंडिया अपने आप को सबसे पहले देखता है और उसके बाद खुद की ग्रोथ पे पहले देखता है। और ये चीज़ मैं भी मानता हूँ। शायद मैं मोदी जी से 100% ऑफ द टाइम अग्री नहीं करूँगा, लेकिन जिस हिसाब से मोदी जी ने इस बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है यूएस के सामने, इंडिया के अंदर शायद ही कोई और नेता होगा जो शायद इतने बोल्ड लेवल पे आकर के चीज़ें कर सकता है। अब नाम मोदी जी का है, करा किसी ने भी हो, फेस वैल्यू उनकी है, तो डेफिनेटली नाम उनका ही होने वाला है। नेट अगर आप एज ऑफ नाउ करंट 2025 12 सितंबर की बात करोगे, स्टॉक मार्केट बहुत प्यारी सिचुएशन में है। अमेरिका डेफिनेटली इसको गिराने की कोशिश करेगा ताकि हम पे प्रेशर बने, लेकिन गिरना नहीं है, डरना नहीं है, टिके रहो। बहुत बहुत बढ़िया सिचुएशन में हम जा सकते हैं। बस एक चीज़ देखना कि जो प्रोटेस्ट वाली चीज़ हमारे सारी तरफ हो रही है, इंडिया के सारी आसपास तरफ हो रही है, बस वो इंडिया में ना हो। क्योंकि एक गवर्नमेंट अगर सस्टेनेबल रहती है, एक स्ट्रांग गवर्नमेंट सस्टेनेबल, चेंज भी हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोटेस्ट की वजह से चेंज होती है जब भी कोई गवर्नमेंट, वो देश सफ़र करता है। और उस देश के अंदर सिर्फ मिडिल क्लास सफ़र करता है, क्योंकि अमीर देश छोड़ के चले गए होते हैं, उनका पैसा डॉलर में भी पड़ा होता है, स्विस बैंक में भी पड़ा होगा। गरीब के पास वैसे खोने के लिए कुछ नहीं है। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, क्योंकि वो वापस से अमीर बनने की रेस में जीरो से ही शुरू करने वाला है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है डीप स्टेट के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय।